हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवी विजन। आज हम सब पॉलिटिकल थियोरी से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अवी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ एवं इम्पॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगी, और पॉलिटिकल थियोरी से जुड़े इन क्वेश्चंस का भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस नारीवादी विचारक को महिला मुक्ति की जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सुजान मोलर ओकिन्स, ऑप्शन बी है बेटी फ्रीडेन, ऑप्शन सी है कैरोल पैटमैन, ऑप्शन डी है कैट मिलेट। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन अच्छे तरह से रीड करके आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आने वाले समय में एनटीए यूजीसी नेट अपने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को पूछ सकता है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें और वीडियो को स्किप ना करें। सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें और उन्हें अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटी फ्रीडेन। बेटी फ्रीडेन ऐसी नारीवादी विचारक हैं जिन्हें महिला मुक्ति की जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें महिला मुक्ति की जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय चरण में जो नारीवादी आंदोलन का आधार रखा गया था वो इन्हीं के द्वारा रखा गया था। इनकी एक बहुत ही फेमस कृति है, बहुत ही फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है। उस रचना का नाम है द फेमिनिन मिस्टिक। द फेमिनिन मिस्टिक जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी। और इनकी एक और ही बहुत प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है द सेकेंड स्टेज, जो कि 1981 में पब्लिश हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है, यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है कैट मिलेट, ऑप्शन बी है साइमन डी बिवियोर, ऑप्शन सी है कैरोल पैटमैन और ऑप्शन डी है बेटी फ्रीडेन। आपको बताना है कि नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है, यह कथन किसका है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसको आंसर करने की कोशिश करना है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कैट मिलेट। कैट मिलेट का कहना है कि नारीवादी राजनीति दिन प्रतिदिन की राजनीति है, और इनकी एक फेमस रचना रही है, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है द सेक्सुअल पॉलिटिक्स। नाम याद रखना है, आप ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि 1969 में पब्लिश हुई थी। आप चाहें तो इन पुस्तकों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। द सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो कि 1969 में पब्लिश हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन ए है कैरोल पैटमैन, ऑप्शन बी है बेटी फ्रीडेन, ऑप्शन सी है सुजान मोलर ऑकिंस, या फिर ऑप्शन डी साइमन डी बीवियोर। बताइए कि ये फेमस स्टेटमेंट किसका है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन डी बीवियोर। साइमन डी बीवियर एक फ्रेंच राइटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, फेमिनिस्ट हैं और एक सोशल थ्योरिस्ट हैं। और साइमन डी बीवियोर का ये प्रसिद्ध कथन है कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। ये प्रसिद्ध कथन इन्हीं का है। और इनका एक और प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही फेमस है, उनका नाम है, आप उनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं। द सेकेंड सेक्स जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी, द सेकेंड सेक्स जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी। और एक और इनकी पुस्तक है द पर्सनल इज पॉलिटिकल जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी, 1970। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनकी 2 पुस्तकें बहुत ही फेमस है। फर्स्ट है द सेकेंड सेक्स जो कि 1949 में पब्लिश हुई है, और सेकेंड जो बुक है इनका द पर्सनल इज पॉलिटिकल जो कि 1970 में पब्लिश हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है? ऑप्शन ए है कैट मिलेट, ऑप्शन बी है कैरोल पैटमैन, ऑप्शन सी है सुजान मोलर ऑकिंस, ऑप्शन डी है साइमन डी बीवियर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। बताइए। पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये स्टेटमेंट किसका है? द पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये स्टेटमेंट है साइमन डी बीवियर का। इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, और ये स्टेटमेंट वे अपने बुक द पर्सनल इज पॉलिटिकल जो कि 1970 में पब्लिश हुई उसमें इनका ये कथन है कि व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखभाल की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है कैरोल पैटमैन, ऑप्शन बी है बेटी फ्रीडेन, ऑप्शन सी है कैरोल गिलगिन, ऑप्शन डी है साइमन डी बीवियर। बताइए कि देखभाल की नैतिकता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैरोल गिलगिन। कैरोल गिलगिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी एक नारीवादी चिंतक हैं, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम है इन ए डिफरेंट वॉइस। इन ए डिफरेंट वॉइस जो कि 1982 में पब्लिश हुई थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इन ए डिफरेंट वॉइस जो कि 1982 में पब्लिश हुई है। कैरोल गिलगिन एक ऐसी नारीवादी विचारक हैं जिनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लड़कियों का लगाव माँ से होता है, जबकि पुरुष अपनी पहचान स्वतंत्र रूप में बनाना चाहता है। और इन्होंने ही देखभाल की नैतिकता, दैट मीन्स इथिक्स ऑफ केयर, इसे इथिक्स ऑफ केयर कहा जा सकता है, का विचार प्रस्तुत किया, जो जॉन रॉल्स की न्याय की नैतिकता से अलग है।
आप देखभाल की नैतिकता को जॉन रॉल्स की न्याय की नैतिकता के सापेक्ष मानकर नहीं देख सकता है। जॉन रॉल्स की न्याय की नैतिकता अलग है और कैरोल गिल्गिन की देखभाल की नैतिकता का कॉन्सेप्ट अलग है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए, यह किसने कहा है? आपको बताना है कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए, यह फेमस स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है कैरोल गिल्गिन, ऑप्शन बी है वर्जीनिया उल्फ, ऑप्शन सी है कैट मिलेट, ऑप्शन डी है बेटी फ्रीडेन। ये जितने भी स्कॉलर का नाम दिया गया है ये सभी फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं। तो बताइए कि ये जो फेमस स्टेटमेंट है कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए, यह किसका है? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है वर्जीनिया उल्फ का। वर्जीनिया उल्फ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि महिलाओं को उनके घरेलू कार्यों के लिए वेतन प्रदान करना चाहिए और उनका कहना था कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। वे कहती थी कि महिला होने के नाते मेरा कोई देश नहीं है। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक रही है और उस बुक का नाम है ए रूम ऑफ वंस ऑन। याद रखिएगा इस बुक का नाम, ए रूम ऑफ वंस ऑन, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इनकी जो फेमस पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है ए रूम ऑफ वंस ऑन, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। 1929 याद रखिएगा। देखिए जो बुक है और उनके जो ऑथर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और हमेशा ही पूछे गए हैं। तो आपको बुक का नाम और उनसे जुड़े ऑथर और वो बुक का जो प्रकाशन वर्ष है उनको ध्यान रखना है, उन पर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। सभी बुक तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक हैं और जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनके बुक का नाम और उनके पब्लिश ईयर को आप जरूर ही याद रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा है कि अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए तथा अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए? ऑप्शन ए है साइमन डी बीवियर, ऑप्शन बी है विल किमलिका, ऑप्शन सी है वर्जीनिया उल्फ, ऑप्शन डी है कैरोल गिल्गिन। बताइए कि ये स्टेटमेंट किनका है कि अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होनी चाहिए और अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट है विल किमलिका का। विल किमलिका मल्टीकल्चरलिज्म की एक फेमस थिंकर हैं और उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को भी समाज में आत्मसम्मान प्राप्त होना चाहिए तथा अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है मैकियावेली या फिर ऑप्शन डी बार्कर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है और
प्लेटो ने समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए एक सोसाइटी के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन और बैलेंस मेंटेन करने के लिए उन्होंने दो उपाय किए थे। उनका कहना था कि अगर किसी समाज में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को मेंटेन करके चलना है तो उसके लिए आप दो मेथड्स को अपना सकते हैं। फर्स्ट क्या था? दंडित करना, और दूसरा पुरस्कृत करना। ये दो मेथड अपनाकर आप किसी सोसाइटी के अंतर्गत सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? दंडित करना, और सेकंड पुरस्कृत करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, न्याय के मूल तत्व हैं। आपको बताना है कि न्याय के मूल तत्व क्या हैं। ए है समानता, दैट मीन्स इक्वालिटी। बी है निष्पक्षता, दैट मीन्स इम्पार्शियलिटी। कोड में दे रखा है ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। ऑप्शन 2 है ओनली बी इज करेक्ट, केवल बी सही है। ऑप्शन 3 है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों सही है। और ऑप्शन 4 है नन ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो आपको बताना है कि न्याय के दो मूल तत्व कौन कौन से हैं। ये दोनों सही है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, अर्थात समानता, इक्वालिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, ये दोनों ही न्याय के मूल तत्व हैं। और न्याय के इन दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है। प्रत्येक विचारकों का मानना है कि न्याय के दो मूल तत्व होते हैं, जिनमें फर्स्ट है समानता, इक्वालिटी, और सेकेंड है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। तो ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा? सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है बार्कर, ऑप्शन डी है जॉन रॉल्स। आपको बताना है कि ये फेमस स्टेटमेंट किसका है कि समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये फेमस स्टेटमेंट एरिस्टोटल का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु महोदय जी के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा और सद्गुण ही योग्यता का मानदंड है। एरिस्टोटल ने हमारे समक्ष डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था, अर्थात वितरणात्मक न्याय। क्या है वितरणात्मक न्याय? वितरणात्मक न्याय के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद और अवसर का जो बंटवारा होगा, वो बंटवारा व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। समानुपातिक का क्या अर्थ है? समानुपातिक का अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस अनुपात में समाज में योगदान देगा, उसे उसी अनुपात में समाज में सेवा और पद का अवसर प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखेंगे। ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल महोदय जी का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है सेंट थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी है सेंट एगस्टाइन, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल, ऑप्शन डी है जॉन रॉल्स। आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध कथन किसका है कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये फेमस स्टेटमेंट है कि जिस राज्य में न्याय ना हो, जिस स्टेट में जस्टिस ना हो, तो वह जो स्टेट है वो समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। बताइए आप कि ये फेमस स्टेटमेंट किसका है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इस स्टेटमेंट को पूछा जा चुका है। तो ये फेमस स्टेटमेंट है सेंट अगस्टाइन का। संत अगस्ताइन के अनुसार जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। तो ये स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विचारक ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। आपको बताना है कि वे कौन से विचारक हैं जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को सहयोगी मूल्य माना है। ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन सी है इबनस्टीन, ऑप्शन डी है थॉमस पोगे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। बहुत समय ऐसी होती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को जान रहे होते हैं फिर भी मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए कंसंट्रेशन के साथ, उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर जी का यह कथन है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को उन्होंने सहयोगी मूल्य माना है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को उन्होंने सहयोगी मूल्य माना है। और उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, उस रचना का नाम है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। 1951 में पब्लिश हुई थी। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं। अर्नेस्ट बार्कर जी की जो फेमस रचना है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में पब्लिश हुई थी। और इसी पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 है, व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है रॉल्स, ऑप्शन डी है बार्कर। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा प्लेटो। प्लेटो के द्वारा यह फेमस स्टेटमेंट दिया गया है कि व्यक्ति, यदि एक सोसाइटी के अंतर्गत सभी व्यक्ति अपने अपने ड्यूटीज को अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं तो वही न्याय है, वही जस्टिस है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो वही न्याय है। प्लेटो का यह कहना था कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और न्याय का जो यह आयाम है, न्याय के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे न्याय का नैतिक आयाम, न्याय का वैधानिक आयाम, न्याय का राजनीतिक आयाम और न्याय का सामाजिक आयाम, न्याय का आर्थिक आयाम भी होता है। लेकिन जो प्लेटो के द्वारा दिया गया था वो न्याय का, उनका न्याय का नैतिक आयाम के अंतर्गत आता था। और न्याय का जो नैतिक आयाम है वो प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक अर्थात प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया था। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। एक सोसाइटी के अंतर्गत अगर सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं,
अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस सोसाइटी के अंतर्गत जस्टिस का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, जस्टिस इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस विचारक ने सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि किस विचारक ने सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है। ऑप्शन ए है कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी है इबनस्टीन, ऑप्शन सी है बार्कर, ऑप्शन डी है थॉमस पोगे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है। और कार्ल पॉपर की एक बहुत ही फेमस बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। उस बुक का नाम आप याद रखिएगा। उस बुक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमीज। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमीज। आपको इस बुक का नाम याद रखना है, जो कि 1945 में पब्लिश हुई थी। 1945 में। क्या है इनके बुक का नाम? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार न्याय का अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है? ऑप्शन ए है मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट का मतलब हुआ मार्क्सवादी। ऑप्शन बी है लिबरलिस्ट, इसका मतलब उदारवादी। ऑप्शन सी है न्यू लिबरलिस्ट, नव उदारवादी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि किनका मानना है कि न्याय का अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। बताइए ये किनका मानना है कि न्याय का अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है? तो ये मानना है मार्क्सवादियों का। मार्क्सवादी हमारे समक्ष न्याय का आर्थिक आयाम प्रस्तुत करते हैं। न्याय का आर्थिक आयाम, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि न्याय के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे न्याय का नैतिक आयाम जो कि प्लेटो के द्वारा परिभाषित किया गया, न्याय का वैधानिक आयाम, न्याय का राजनीतिक आयाम, न्याय का सामाजिक आयाम एवं न्याय का आर्थिक आयाम। तो मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने से है। अगर एक सोसाइटी के अंतर्गत आप सभी व्यक्तियों को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा दे रहे हैं, दैट मीन्स कि उस सोसाइटी के अंतर्गत आप जस्टिस को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इनका ये कहना था, और ये न्याय का आर्थिक आयाम हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से न्याय का मानदंड है। आपको बताना है कि न्याय का मानदंड इनमें से कौन है। ऑप्शन ए है आवश्यकता के आधार पर वितरण, ऑप्शन बी है क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, ऑप्शन सी है अर्हता के आधार पर वितरण। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए, कोड में दे रखा है, फर्स्ट है ओनली ए सही है, केवल ए सही है। सेकंड है ओनली बी, दैट मीन्स केवल बी सही है। थर्ड है ओनली सी, केवल सी सही है। फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, अर्थात उपर्युक्त में से सभी सही हैं। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव।
ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स न्याय का मानदंड आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता जिसे आप योग्यता कह सकते हैं, योग्यता के आधार पर वितरण, ये सभी न्याय के मानदंड हैं। तो याद रखना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन कौन करता है? आपको बताना है कि न्याय के जो 3 मानदंड जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता या योग्यता के आधार पर वितरण, ये न्याय के जो 3 मानदंड मैंने आपको बताया, ये 3 मानदंड में आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन कौन करते हैं, आपको ये बताना है। मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवादी, लिबरलिस्ट यानी उदारवादी, न्यू लिबरलिस्ट नव उदारवादी, या नन ऑफ द एबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवादी आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन करता है। और मार्क्स के द्वारा जो एक फेमस रचना लिखी गई थी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इस बुक का नाम, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, जो कि 1875 में पब्लिश हुई थी। उसके अंतर्गत मार्क्स उचित वितरण की मांग करते हैं। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो कि 1875 में पब्लिश हुई थी, उसके अंतर्गत मार्क्स उचित वितरण की मांग उठाता है। और मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मार्क्सवादियों के द्वारा किया जाता है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका इंग्लिश में दे रखा है, आप घबराइए नहीं, मैं इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल जस्टिस, दैट मीन्स कि समानुपातिक न्याय। बी है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। ऑप्शन सी है रिमेडियल जस्टिस, उपचारी न्याय या उपचारात्मक न्याय इसे बोला जा सकता है। और डी है प्रोसीजरल जस्टिस, जिसे प्रक्रियात्मक न्याय बोला जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ऑप्शन को, प्रोपोर्शनल जस्टिस समानुपातिक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वितरणात्मक न्याय, ऑप्शन सी है रिमेडियल जस्टिस उपचारी न्याय, ऑप्शन डी है प्रोसीजरल जस्टिस प्रक्रियात्मक न्याय। आपको बताना है कि मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को क्या कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय के नाम से जाना जाता है, दैट मीन्स रिमेडियल जस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन कौन करते हैं? ऑप्शन ए है लिबरलिस्ट उदारवादी, बी है नियो लिबरलिस्ट नव उदारवादी, ऑप्शन सी है मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी, ऑप्शन डी है नियो मार्क्सिस्ट नव मार्क्सवादी। आपको बताना है कि अधिकारों के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन कौन करता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नियो लिबरलिस्ट, दैट मीन्स नव उदारवादी। नव उदारवादी विचारक अधिकारों के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन करते हैं। और नव उदारवादी विचारक में रॉबर्ट नॉजिक का नाम आता है। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए, यह रॉबर्ट नॉजिक का कहना था। और
ये न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, रॉबर्ट नॉजिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए, यह कथन किसका है? दिस इज लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी है प्लेटो, ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। आपको बताना है कि ये फेमस स्टेटमेंट किसका है कि न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दे रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में जस्ट क्वेश्चन नंबर 19 में इस बात का मैंने जिक्र किया कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है रॉबर्ट नॉजिक का। रॉबर्ट नॉजिक का ये कहना था कि न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए और इनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए, और इसी को न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत कहा जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत के साथ कौन से चिंतक हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक का कहना था कि जो भी प्रचलित व्यवस्था है, वर्तमान समय में जो प्रचलित व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिस जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति जिस जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना उसके कॉन्सेंट लिए आप उसके वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।